महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव के नतीजों ने तमाम राजनीतिक पंडितों को हक्का बक्का कर दिया। जहां एक तरफ ठाकरे परिवार का बीएमसी के रूप में तिलस्म टूट चुका है, वो बीएमसी को अपने हाथ से जाते हुए देख रहे हैं, वहीं भाजपा वहां पर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर आई है। इन सब बातों के दरमियान एक ऐसी पार्टी जिसको कल तक बी टीम के ठप्पे से नवाजा जाता था, वो आज महाराष्ट्र में किंग मेकर बन चुकी है। असदुद्दीन ओवैसी जो कल तक हैदराबाद तक सीमित थे, उनकी पार्टी आज महाराष्ट्र में धमाकेदार एंट्री कर चुकी है। इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप समझ पाएं कि कभी एक राज्य तक सीमित रहने वाले ओवैसी की पार्टी आज महाराष्ट्र में इतनी बड़ी पार्टी पे कैसे बन चुकी हैं। तमाम नाम निहाद सेकुलर पार्टियां जो मुसलमानों को अपना बंधुआ वोटर समझती थी, उनको छोड़कर आखिर मुसलमानों ने ओवैसी की पार्टी को अपनी पार्टी के रूप में तस्लीम कैसे कर लिया है। इस पूरी इनसाइड स्टोरी को आपको देखना है, समझना है, तो आप इस पूरी वीडियो को देखिए। आपको एक एक किस्सा कहानी समझ में आएगी और ये भी समझ में आएगा कि आखिर महाराष्ट्र की राजनीति में ओवैसी का इतना बड़ा उदय कैसे हुआ। तो किस्सा कहानी यह है कि महाराष्ट्र के नगर निकाय चुनाव ने तमाम राजनीतिक पंडितों को बेहोश कर दिया है। जो राजनीतिक पंडित कल तक ये कहते थे कि बीएमसी में ठाकरे परिवार की सल्तनत खत्म नहीं हो पाएगी, उन्होंने अपनी आंखों से देखा है कि ठाकरे परिवार जिसने 30 साल तक बीएमसी पर राज किया है, अब ऐसी हालत हो गई है कि उनका मेयर वहां पर नहीं बनने वाला है। इस बात को जरा ध्यान से देख लीजिए कि आखिर महाराष्ट्र के नगर निकाय चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी कैसे बन के उभरी है। और इससे भी बड़ा सवाल तो ये हो रहा है कि बीजेपी की 1400 से ज्यादा कॉर्पोरेटर्स की उतनी बात नहीं हो रही है जितनी बात एक पार्टी की हो रही है। एक ऐसी पार्टी की जो कल तक हैदराबाद में सीमित थी, एक ऐसी पार्टी जो तेलंगाना की कुछ सीटों पर चुनाव लड़ती थी, मगर आज गोदी मीडिया के अंदर सबसे ज्यादा चर्चित चेहरा बन चुकी है। एक ऐसी पार्टी जिसने पहले बिहार के अंदर तमाम राजनीतिक पंडितों की बातों को धाराशायी किया, वहां पर एक बड़ी किंग मेकर और राजनीतिक ताकत के रूप में उभर के आई है। अब उसने महाराष्ट्र के चुनाव में भी तमाम तरह के जितने भी क्यास थे उनको उलटफेर कर दिया है। महाराष्ट्र का जब विधानसभा चुनाव हुआ था तो तमाम लोग ये कह रहे थे कि नहीं, ये पार्टी कुछ नहीं कर पाएगी, इनको वोट नहीं मिलेगा, सीटें नहीं मिलेंगी, मगर तब भी उन्होंने कुछ सीटों पर बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस किया था। अब नगर निकाय चुनाव में तो उन्होंने तमाम नाम निहाद जितनी सेकुलर पार्टियां थी उनके क्यासों को धाराशायी कर दिया है। आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, मैं बात कर रहा हूं असदुद्दीन ओवैसी की और उनकी पार्टी एमआईएम की। आप सोच कर देखिए कि एक पार्टी जिसका वजूद कभी महाराष्ट्र में था ही नहीं, कुछ साल पहले तक महाराष्ट्र में कोई उसको जानने वाला नहीं था, कुछ साल पहले तक उसे दिल्ली और बिहार में कोई जानने वाला नहीं था, तेलंगाना तक सीमित एक राजनीतिक पार्टी थी, वो अचानक से राजनीतिक हलकों में किंग मेकर की हैसियत में कैसे आ सकती है। इस पूरी कहानी को अगर आपको समझना होगा कि आखिर भारतीय राजनीति में असदुद्दीन ओवैसी का इतना बड़ा ब्रांड कैसे बन गया, आपको अगर ये जानना है कि आखिर असदुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स को कैसे बदल दिया, आखिर असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार की पॉलिटिक्स को कैसे बदल दिया, खास तौर पे महाराष्ट्र के हालिया चुनाव के नतीजों ने कैसे उनको एक बड़े नेता के रूप में स्थापित कर दिया है, तो इस वीडियो को पूरा आखिर तक देखिए। इस वीडियो में आपको मैं पॉइंट बाय पॉइंट बताऊंगा कि आखिर असदुद्दीन ओवैसी महाराष्ट्र में बड़ी ताकत कैसे बने हैं, आखिर वो किंग मेकर की हैसियत से कैसे आए हैं। अगर इसको हम पॉइंट्स में डिफरेंशिएट करें कि आखिर किन पॉइंट की वजह से असदुद्दीन ओवैसी आज इस मकाम पर पहुंचे हैं, तो कुल मिला के 5 या 6 ऐसे पॉइंट हैं जिन्होंने असदुद्दीन ओवैसी को एक बड़े नेता के रूप में उभारा है। एमआईएम जो कल तक कुछ राज्यों तक सीमित थी, कुछ जगह तक सीमित थी, वो आज महाराष्ट्र की बड़ी ताकत बन चुकी है। महाराष्ट्र के कई नगर पालिका ऐसी हैं जहां पर एमआईएम के बिना वहां का मेयर चुना जाना मुमकिन नहीं है। इवन कि बीएमसी में भी अगर संजय राउत की बात को मान लिया जाए तो वहां पर कुछ उलटफेर करने के लिए एमआईएम के 8 कॉर्पोरेटर्स को साथ में लेना बेहद जरूरी होगा। संजय राउत ने खुले तौर पे कहा कि भाजपा और उनका गठबंधन ये ना समझे कि हम खेल नहीं कर सकते, हम तख्ता पलट नहीं कर सकते, नंबर गेम हमारे पास भी है। इस बात को अगर आप सीरियसली ले भी लें, इस बात को अगर ये आप सोच भी ले कि अच्छा हो सकता है, तो भी आपको ये जानना होगा कि ओवैसी की पार्टी उस मामले में किंग मेकर साबित होगी। एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं। महाराष्ट्र चुनाव में जो बीएमसी के नतीजे आए हैं उसमें 114 पर बहुमत है
और 117 सीटें शिंदे और भाजपा को मिलाकर है। शिंदे के पास 28 सीटें हैं, मगर शिंदे इस वक्त भाजपा से जरा टनाटनी में मामला उनका चल रहा है। वो शायद अपनी बातों को उजागर नहीं कर पा रहे, या भाजपा की मौजूदा सरकार से वो सही से उनके रिश्ते मेंटेन नहीं हो पा रहे। अब ऐसे में अगर थोड़ा भी ऊपर नीचे होता है, शिंदे गुट के कुछ पार्षद इधर आते हैं या कुछ उलटफेर होता है, तो भी ये बात जान लीजिए कि बीएमसी में 8 पार्षद, मनसे से भी ज्यादा, मनसे के 6 पार्षद है और एमआईएम के 8 पार्षद, उनकी गिनती आपको बहुत बड़े पैमाने पर करनी होगी। 8 को अगर छोड़ दिया तो विपक्ष इन ख्वाबों को कभी पूरा नहीं कर सकता कि वो बीएमसी में उलटफेर कर दे। अब इसकी कहानी पर आते हैं कि आखिर असदुद्दीन ओवैसी किंग मेकर कैसे महाराष्ट्र चुनाव में बने हैं। पहली बात, उनके चुनावी नतीजों की सबसे पहली बात कि खास तौर पे मुस्लिम युवाओं के अंदर, और कुछ ऐसे युवा जिनका संबंध मराठा समुदाय से है, जिनका संबंध दलित समुदाय से है, जिनका संबंध बौद्ध समुदाय से है, उनके अंदर असदुद्दीन ओवैसी का बहुत भयंकर क्रेज है। दो उसके सीधे सीधे रीजन है। एक रीजन कि संसद के अंदर मुस्लिम मुद्दों पर असदुद्दीन ओवैसी का बेहद मुखर होना, जिसकी वजह से मुसलमान लड़के उनको अपने आइडियल की तरह देखते हैं। उनको लगता है कि खाली एक ही बंदा है जो हमारे लिए आवाज़ उठाता है। वहीं दूसरी तरफ आपको याद होगा जब पहलगाम का मामला हुआ था, तो जिस हिसाब से उन्होंने भारत को डिफेंड किया था और पाकिस्तान की पोल खोली थी, उसने हिंदू समुदाय के अंदर भी उनकी एक अच्छी खासी पैठ बना दी थी। ये बुनियादी वजह है जो मुझे लगता है जिसने असदुद्दीन ओवैसी को युवाओं के अंदर बहुत बड़े व्यापक रूप से एक नेता के रूप में स्थापित कर दिया है। आप पूरी महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स को देख लीजिए, मुंबई से लेकर औरंगाबाद से लेकर नांदेड़ से लेकर जलगांव से लेकर सब जगह पर जाइए और देखिए, आपको दिखाई देगा कि एमआईएम की पॉलिटिक्स को चलाने वाले यही युवा हैं। यही रील बना रहे हैं, यही उनके साथ रैलियों में चल रहे हैं, और यही युवा वन साइडेड तौर पर ओवैसी को वोट भी कर रहे हैं। बड़ी उम्र के जितने भी लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, वो आज भी तमाम नाम नेहाद सेकुलर पार्टियों की तरफ है, मगर युवाओं ने इस पूरी सल्तनत को उखाड़ के फेंक दिया है और एमआईएम को 0 सीट से उठाकर किंग मेकर की हैसियत पर लाकर बैठा दिया है। अब इस मुद्दे पे जो दूसरा मामला है, वो मुझे लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी का संसद का रिकॉर्ड इस बात को स्थापित करने के लिए है कि वो अब तेलंगाना के नेता नहीं रह चुके हैं, वो केवल हैदराबाद के सांसद नहीं रह चुके हैं। मुसलमानों के मुद्दों पर बोलने से, जहां भाजपा मुसलमानों के विरुद्ध एजेंडा चला रही है और तमाम सामने वाली सेकुलर पार्टियां मुसलमानों का नाम लेने से भी घबराते हैं, ऐसे समय में पार्लियामेंट के अंदर असदुद्दीन ओवैसी अकेले ऐसे नेता है जो मुसलमानों के मुद्दों पर मुखर होकर बोलते हैं। चाहे ट्रिपल तलाक की बात करिए, चाहे वक्फ की बात करिए, चाहे मॉब लिंचिंग की बात करिए, चाहे यूएपीए के कानून की बात करिए, हर वो मुद्दा जो सीधे तौर पे या अप्रत्यक्ष तौर पर मुसलमानों से जुड़ा है, उस मुद्दे पर एक आदमी हमेशा दहाड़ता हुआ संसद के अंदर जरूर नजर आएगा, वो है असदुद्दीन ओवैसी। ये वो फैक्टर है जिसका डिनाइल आज तक तमाम सेकुलर पार्टियां भी नहीं कर पाई है, इवन की सत्ताधारी भाजपा भी नहीं कर पाई है। उनको भी ये कहने पर मजबूर हो जाना पड़ता है कि संसद के अंदर सबसे बढ़िया स्पीकर में अगर किसी का शुमार होता है जो अपनी बेबाकी से बात को रखते हैं, तो वो असदुद्दीन ओवैसी है। इसका कहीं ना कहीं फैक्टर चुनावी राजनीति में भी देखने को मिलता है, जिसका असर आपको बिहार में भी देखने को मिला, जिसका असर आपको महाराष्ट्र के अंदर भी देखने को मिला। दूसरी बात, इसी के अंदर एक पॉइंट और जोड़ लीजिए कि इम्तियाज जलील भी एक बड़ा फैक्टर हैं, जिन्होंने महाराष्ट्र की राजनीति में एंट्री तो वाइल्ड कार्ड करी थी, मगर उन्होंने सब कुछ बदल के रख दिया। और खास बात, पहले वो विधायक बने, विधानसभा में गए, फिर सांसद तक चुने गए औरंगाबाद से, और जो उन्होंने मुद्दे संसद के अंदर उठाए, उनका भी बड़े पैमाने पर असर आज महाराष्ट्र की राजनीति में देखने को मिलता है। जहां पार्लियामेंट के अंदर असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों के मुद्दों पर बात करते थे, वहीं पर औरंगाबाद से चुनाव जीतकर आने वाले सांसद इम्तियाज जलील वहां पर जाके युवाओं की बात करते थे, अपने औरंगाबाद क्षेत्र की बात करते थे, महाराष्ट्र की बात करते थे, जिसकी वजह से उनको भी एक व्यापक जन समर्थन महाराष्ट्र में मिलने लगा था। अब जो तीसरा पॉइंट मुझे लगता है कि जिसकी वजह से ओवैसी की पार्टी महाराष्ट्र में किंग मेकर बनी है, वो तमाम नाम नेहाद या
कथित सेकुलर पार्टियां मुसलमानों के मुद्दों पर जो खामोश रह रही हैं उसका भी असर कहीं ना कहीं देखने को मिला है। मुसलमान इस वक्त दो तरफा तौर पे घिरा हुआ है। एक तरफ भाजपा अपनी मुस्लिम विरोधी राजनीति के चक्कर में मुसलमानों को दबा देना चाहती है, मुसलमानों के खिलाफ राजनीतिक और सामाजिक तौर पर द्वेष पैदा करके उनके खिलाफ एजेंडा चला रही है। वहीं तमाम सेकुलर पार्टियां इस मामले में खामोश रहती हैं। खामोश रहना, चलिए एक बात समझ में भी आता है, खामोश से भी ज्यादा मुसलमानों को नाम लेने से घबराना, अल्पसंख्यक बोल देना, माइनॉरिटी बोल देना, 4 दिन के बाद होश में आना, और उससे भी बड़ी बात कि जहां पर तमाम सेकुलर पार्टियों की सरकारें हैं वहां पर भी मुसलमानों के खिलाफ प्रताड़ना होना, मॉब लिंचिंग होना, उनके धार्मिक जगहों को निशाना बनाए जाना, इसने कहीं ना कहीं मुसलमानों के अंदर एक एंजाइटी जरूर भर दी थी, जिस एंजाइटी ने मुसलमानों को कोई नया विकल्प ढूंढने के लिए मजबूर कर दिया था। जो कांग्रेस पार्टी कहती है कि मुसलमान हमें एक तरफा तौर पे लोकतंत्र को बचाने के लिए, भाजपा को रोकने के लिए वोट दे, वो ये नहीं बता पाती है कि आखिर उनके ही राज में हिमाचल प्रदेश में मुसलमानों के खिलाफ प्रताड़ना कैसे होती है। जो जेएमएम झारखंड के अंदर कहती है कि मुसलमान हमारे साथ आए, वो ये नहीं बता पाते हैं कि आखिर मॉब लिंचिंग के सबसे ज्यादा केस झारखंड में क्यों देखने को मिलते हैं। जो कर्नाटका सरकार ये कहकर सरकार में आई थी कि हम सेकुलरिज्म की बातें करेंगे, सब धर्मों को लेकर चलेंगे, वो आज तक कर्नाटका के अंदर हिजाब वाले मामले पर कुछ नहीं कर पाई है। तो ये वो मुद्दे हैं जिन्होंने मुसलमानों को एंजाइटी से भर दिया। इन तमाम सेकुलर पार्टियों से उनको कहीं ना कहीं बाहर आने को मजबूर कर दिया कि आप इन लोगों से बाहर आइए, आप नया विकल्प ढूंढिए। जैसे ही उनको विकल्प मिला उन्होंने फौरन उनकी तरफ मूव ऑन कर दिया। और ऐसा भी नहीं है कि इसका मतलब यह है कि मुसलमानों ने इस सेकुलर पार्टियों को छोड़ दिया है। बीएमसी के अंदर तकरीबन 24 पार्षद कांग्रेस के जीते हैं, और जो भाजपा कहती है कि कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है, मुस्लिम लीग बन चुकी है, उसको कहीं ना कहीं साबित भी किया जा सकता है। उसमें से 60%, तकरीबन 60% पार्षद मुसलमान इलाकों से जीते हैं या मुसलमान जीते हैं। तो अब आज के टाइम में सोच कर देखिए कि सेकुलर पार्टियों की पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं मुस्लिम इलाकों तक सीमित रह चुकी है। एमआईएम का उदय हुआ है महाराष्ट्र में, इसके बावजूद मुसलमानों के सबसे ज्यादा बीएमसी में पार्षद कांग्रेस की तरफ से जीत कर आए हैं। ये चीजें इस बात को स्थापित करती हैं कि मुसलमानों ने जहां एमआईएम को विकल्प के तौर पर चुना है, वहीं ऐसा नहीं है कि तमाम सेकुलर पार्टियों को भी एकदम ठेंगा दिखा दिया है। सबसे आखिरी पॉइंट जिस पर मुझे लगता है कि महाराष्ट्र की राजनीति में ओवैसी की पॉलिटिक्स का उदय हुआ है, वो है भाजपा का जो मुस्लिम विरोधी एजेंडा है, उसके खिलाफ कोई भी पार्टी या कोई भी ऐसा संगठन उनके खिलाफ अग्रेसिव पॉलिटिक्स या अग्रेसिव रवैया नहीं रखता है। मगर जब आप असदुद्दीन ओवैसी को देखेंगे, उनकी पॉलिटिक्स को देखेंगे, उनके चुनावी मंचों पर दिए गए भाषणों को देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि नहीं, ये पूरी किस्सा कहानी जरा तब्दील हो चुकी है। ओवैसी की पार्टी बहुत अग्रेसिव है, वो भाजपा को एकदम बिना छूटे टारगेट करती है। वो भाजपा को इस तरीके से टारगेट करती है कि भाजपा भी कभी कभी अनकंफर्टेबल हो जाती है। वो उन मुद्दों पर बात करती है जिन मुद्दों को बोलने से, कहने से तमाम सेकुलर पार्टियां घबरा जाती है। जैसे एक एग्जाम्पल लीजिए, महाराष्ट्र चुनाव हुआ, असदुद्दीन ओवैसी मैदान में आया, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि एक दिन ऐसा आएगा जब मुसलमानों के नाम से घबराने वाले लोग भी ये देखेंगे कि महाराष्ट्र में, मुंबई में एक हिजाब पहनने वाली मुस्लिम महिला मेयर बनेगी। ये इस बात को कहने के लिए अपने आप में ही दिलगुर्दा चाहिए। दिलगुर्दा इसलिए चाहिए, मैं इस बात को इसलिए बोल रहा हूं कि जब महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में, देश की पॉलिटिक्स में मुसलमानों को राजनीति से दूर किया जा रहा है, अछूत बनाया जा रहा है, तब ऐसे में ये कह देना कि ना केवल मुसलमान चुनाव जीतकर मेयर बनेगा, बल्कि मुस्लिम महिला और हिजाब पहनने वाली मुस्लिम महिला वहां की मेयर बनेगी, ये अपने आप में बहुत बोल्ड स्टेटमेंट है। इस टाइप के बहुत सारे और भी पॉलिटिक्स के अग्रेसिव मोड हैं जो असदुद्दीन ओवैसी को महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में स्थापित करते हैं। एक दफा अगर भाजपा है जो हिंदुत्व के सहारे अपनी राजनीति को चला रही है, सब चीजें एक साइड में करके मुस्लिम विरोधी एजेंडे के तहत अपनी सत्ता को बरकरार रखना चाहती है, वहीं दूसरी तरफ जो मुसलमान उसका शिकार हो रहे, उनके अंदर भी एंजाइटी भरी। वो एंजाइटी कहीं ना कहीं एमआईएम को और ताकत देती है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि यही वो पॉइंट है जिनके वजह से असदुद्दीन ओवैसी आज महाराष्ट्र में किंग मेकर बने हैं? आप अपनी राय हमारे साथ साझा करें
ताकि हम ऐसे मुद्दों पर और भी बातचीत कर सके, ताकि और इनसाइड स्टोरी आप तक आ सके। और दूसरी बात, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब और कमेंट करने की वजह से हमें मोटिवेशन मिलती है, हमारे चैनल को ग्रोथ करने में सहायता मिलेगी। धन्यवाद।